हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के जितने मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे ना, उनके मॉक टेस्ट कर रहे हैं। हर शिफ्ट में 20-20 क्वेश्चंस आए थे पिछली बार, और हर शिफ्ट वाइज मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा। और यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी आपको। जो मैथ के कंसेप्ट नहीं आ रहे होंगे वो भी सीख पाओगे। किस तरीके से कम टाइम के अंदर बनाया जाता है वो भी चीज़ों को सीखोगे। और साथ में अगर आप कहीं से भी मैथ के प्रीवियस ईयर की बुक खरीद के लगा रहे होगे और क्वेश्चन फंस रहा होगा, तो वो भी आपको इसमें हेल्प मिल जाने वाली है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे सर्च करोगे @A2Z स्टडी, और A2Z स्टडी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो। बट अगर आप में से कोई बच्चा एसएससी जीडी कांस्टेबल की कंप्लीट बैच पढ़ना चाहता है, मैथ, रीजनिंग, जीके, और ठीक है हिंदी आती है, वो सभी चीज़ों को अगर पढ़ना चाहता है, तो हमारी A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे जस्ट 500 में कंप्लीट एसएससी जीडी कांस्टेबल की प्रिपरेशन करा दी जाएगी। ठीक है, अगर ऐप पे कुछ यूज़ करने ना आए आपको, तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 7279047787 पे। कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती है इसके अंदर, और बहुत कम टाइम के अंदर बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मान लो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है, ठीक है, और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार एक वस्तु के लिए कितने क्रय मूल्य का भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य 2400 है। देखो इस सवाल में क्या कह रहे हैं, उसका मतलब अंकित मूल्य जो है ना, अंकित मूल्य बोले तो मार्क प्राइस है 2400 रुपये। अब 2400 रुपये पे अगर वो 40% डिस्काउंट देगा, तो उसको प्रॉफिट कितना होता है? 20% का। अब एक चीज मेरे को बताओ, डिस्काउंट तो हम मार्क प्राइस पे देंगे, लेकिन प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। मतलब जितना हमने खरीदा है उसमें ज्यादा पैसा जोड़ के मिलेगा। कुल मिला के समझो अपनी भाषा में, अगर मान लो आपको कोई चीज प्रॉफिट हो रहा है, तो जितने में आप खरीदोगे उससे ज्यादा में बेचोगे तब। ठीक है, तो समझो यहाँ पे मार्क प्राइस में सबसे पहले क्या दे रहे हैं हम लोग? 2400 का है। 2400 में 40% डिस्काउंट दोगे तो कितने परसेंट पे बेच रहे हो? 60% पे बेच रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस के बराबर। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा? तो कॉस्ट प्राइस में 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस में 20% का प्रॉफिट हो गया, तो ये तो यहाँ से कट जाएगा, और ये 60 से कट जाएगा ये 2 बार में, और ये कट जाएगा 1200 बार में। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई आपकी? 1200। बहुत ही सिंपल सा तरीका से हमने निकाल लिया, और ये पिछली बार का पूछा हुआ सवाल था। अगर इसको हम चाहते तो बेसिक मेथड से बना के और बड़ा कर सकते थे, लेकिन जरूरत ही नहीं है। इमेजिन करो ना, मैंने क्यों बराबर कर दिया? पहली बात तो हम जितने में बेच रहे हैं, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, और ये भी हमारा सेलिंग प्राइस ही हुआ, क्योंकि खरीद के जितना ज्यादा मतलब प्रॉफिट कर रहे हैं, तो खरीदने में जितना प्रॉफिट जोड़ दोगे तो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और जितना आपने उस पर वैल्यू पुट कर रखा है, मार्क कर रखा है, उसको जितना डिस्काउंट देके वो बेच रहे हो वो भी सेलिंग प्राइस। तो दोनों साइड सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमने लिखी रखी है ना, तो सिंपली बन गया हमारा। चलो, से अगर बेसिक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत है। अब देखो, एक आदमी ना 64 किलोमीटर प्रति घंटे गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है, और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल द्वारा चलकर प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। तो पूरी यात्रा की औसत गति बताओ। देखो, जब भी इंसान कोई मान लो एक स्थान से चलता है और दोबारा उसी पे आके वापस आ जाता है, वैसा सब भी जब भी सवाल दे और आपसे एवरेज स्पीड पूछे या फिर औसत गति पूछे ना, तो आपको क्या करना है? 2 × स्पीड 1 × स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। मतलब दो क्या करोगे? 2 गुना पहला स्पीड क्या है? 64। दूसरा स्पीड क्या है? 16। बटा में क्या करोगे? 64 + 16। तो ये हो जाएगा 2 × 16, 64 लिख लो पहले, 16 भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 2 लिखो, चाहे 2 × 4 लिखो, बात वही है। 64 × 16, और यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 80। तो 16 से ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 128/5। 128/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 25 पॉइंट कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, 25.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल भी सही है। ठीक है, आप खुद से इसको डिवाइड करके देख लो एक बार। एसएससी जीडी के कुछ देखो 20 सवाल में ना आपको 15 सवाल इजी देते हैं, बाकी के 5 सवाल जो देंगे वो मॉडरेट से डिफिकल्ट देते हैं फंसाने वाले। 15 सवाल इजी देंगे कि हर कोई बना पाएगा जिसने पढ़ा होगा। अब ये सवाल देखो इजी नहीं कह सकते, इसको मॉडरेट कहेंगे। जैसे देखो कह रहे हैं ना, 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर लेती हैं, जबकि 8 बच्चे उस काम को ना 10 दिन करने लग जाते हैं। मतलब एक काम है, मान लो कोई काम है, अगर उसको 5 महिलाएं करेंगी तो 8 दिन में कंप्लीट करेंगी, लेकिन 5 महिलाएं ना लगकर उसके जगह पे अगर 8 बच्चों को लगा दिया जाए तो वो 10 दिन ले लेंगे। ये ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ज़्यादा बच्चे होने के बावजूद भी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, मतलब वो काम थोड़ा स्लो कर रहे हैं।
दो महिलाएं और चार बच्चों को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगे। सबसे पहले हम लोग महिलाएं और बच्चों का जो है ना रेशियो निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं ना यहाँ पे 5 विमेन इस काम को 8 डेज के अंदर करती है, और वही काम को क्या कर रहे हैं भाई 8 चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं 10 डेज लगा रहे हैं। तो ये 8 कट जाएगा, तो वीमेन रेशियो चिल्ड्रन कितना हो जाएगा 10:5, बोले तो 2:1। तो ये वीमेन और चिल्ड्रन का रेशियो निकल गया, ठीक है, उनकी कैपेसिटी का। तो हम कह रहे हैं ना कि बताओ, अब बताओ, चलो ठीक है आपने तो रेशियो निकाल लिया, रेशियो का फायदा क्या मैं बताता हूँ। कह रहे दो महिलाएं और चार बच्चों को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो कह रहे दो महिलाएं 2 विमेन प्लस में 4 चाइल्ड। अब देखो जब और कहेगा तो ऐड करेंगे, ठीक है, या कह दे तो मतलब वो ऐड नहीं होगा, वो बराबर में हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये मान लो x डेज लगाते हैं, कुल मिला के x डेज लगा रहे हैं, तो इसके बराबर में किसी का तुलना करोगे, या तो आप 5 विमेन का 8 दिन से तुलना कर दो, या फिर 8 चाइल्ड का 10 डेज से कर दो, किसी एक को भी ले सकते हो। तो चलो किसी एक को लेना है तो मैं चाइल्ड वाला ले लेता हूँ, आप विमेन वाला भी लेके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 8 चाइल्ड को 10 से कर देता हूँ तुलना, ठीक है। आप या तो 5W × 8 कर सकते थे, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो W का रेशियो क्या है 2, तो जहां पे W है तो वहां पे 2 रख दो, 2 × 2, ठीक है, प्लस 4 × C की जगह पे 1 है रेशियो जो आया है। अब x की वैल्यू मिली नहीं मेरे को, ये 8 इंटू क्या रखोगे 1 × 10, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4, मतलब ये 4 4 8 हो गया, 8 × x बराबर 8 × 10, तो 8 कट के x बराबर मिल गया 10 डेज, ठीक है। तो वहीं पे दो महिलाएं और चार बच्चे मिलके इसको 10 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे होते। क्लियर है, चलो। और ये जो क्लासेस मैं करा रहा हूँ उनकी पीडीएफ्स को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। फिर कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास जो है ना 14 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बताओ। सबसे पहले तो बेलन का जो है ना फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो दे रखा है वो देखो, इसका ये कह रहे हैं ना डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो d/2 बोले तो 14/2, मतलब उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसका हाइट कितना दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब मेरे को बताओ उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr × r+h, यही ना। तो यहाँ पे हम एक चीज को कॉमन ले लो, इसके अंदर भी देखो πr है, इसके अंदर भी 2πr है, तो मैं क्या करता हूँ ना 2πr को कॉमन ले लेता हूँ, और 2πr को कॉमन लेंगे हम लोग इजीली, रुको 2πr को यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा h प्लस, अब यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा r+h, तो r+h मिल गया। अब जहां जहां r है उनकी वैल्यू रख दो, तो 2 × 22/7, r की वैल्यू थी 7, और यहाँ पे हो जाएगा h की वैल्यू 2 + 7 + 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो 10 11, ठीक है, मतलब 7 4 11 हो गया, तो ये 7 7 तो कट जाएगा, तो 2 × 22 × 11, ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 × 11 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, खाली फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये इनका क्या है भाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, प्लस में ये क्या है आपका भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। ये क्या है कर्व एरिया, और ये क्या है टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला खाली याद रहना चाहिए, मेंसुरेशन की सबसे बड़ी खासियत वही है फॉर्मूला। अब देखो रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर आपने पढ़ा होगा प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला, फर्स्ट मतलब प्रथम चतुर्थांश कहते हैं ना, प्रथम समानुपाती बताओ, द्वितीय समानुपाती, मध्य समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती, तो ऐसे करके आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये चतुर्थ समानुपाती कह रहे थे, चतुर्थ समानुपाती में क्या पढ़े हो आप BC/A, तो यहाँ पे A बराबर मान लो √6 है, B बराबर क्या है √8 है, C बराबर √21 है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई BC/A, तो B की जगह पे क्या है √8, C की जगह पे √21 और A की जगह पे √6 है। इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो आपको देखो अगर डायरेक्टली कटाने नहीं आ रहा 3 के टेबल से ना, तो 3 के टेबल से हम लोग कटा सकते थे इसको, 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक है, और इसको कटा सकते थे 2 6 8, तो ये क्या हो जाता √4 × √7, तो इसको लिख सकते हो ना 2√2 × 2√7, तो ये हो जाता है कि आपको 2, गलती मैंने लिख दिया, ये तो 4 निकलेगा बाहर तो सिर्फ 2 निकल जाएगा ना आपका, तो ये 2√7 हो जाएगा, बस कहानी खत्म।
तो 2√7 का ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, इजिली निकल गया। अब मैंने यहाँ पे ना रूट के अंदर क्यों कटा दिया मैं बताता हूँ। अगर मैं ये लिखूँ, ध्यान से सुनो, √21/√6 लिखूँ तो इसका मतलब क्या होगा, इसको यही लिख सकते हैं ना, पूरा होल √21/6। तो ऐसे भी कट गया, 3×7=21, 3×2=6। अब इसको हम लोग √7/2 लिखो या फिर √7/√2 लिखो, बात बराबर है, इसलिए मैं कटा ले रहा हूँ इजिली। ठीक है, कुछ लोगों को डाउट होगा कि किस तरीके से कटा दिया, तो मैंने आपको 6 नंबर सवाल देखो। 6 नंबर सवाल क्या कहता है अब आपका, छठा क्वेश्चन कह रहा है ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसको 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिन में पेंट कर सकता है। 3 दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए द्वारा पेंटिंग को पेंट किया जा सकता है और बी और सी एकांतर दिनों में उसका साथ देते हैं। तो ए पहले दिन अकेले पेंटिंग शुरू करता है। देखो इस सवाल में क्या करना कि ए बी सी तीनों काम करते हैं लेकिन एक साथ नहीं करते, वो ऑल्टरनेट डे पे काम कर रहे होते हैं। जैसे पहला दिन अगर ए अकेले काम करता है, साफ साफ लिखा हुआ है पहले दिन ए अकेले करेगा, और अगले दिन ए बी सी ए के साथ बी और सी मिल जाते हैं, फिर तीसरे दिन छोड़ देते हैं वो लोग, फिर चौथे दिन ए के साथ बी और सी आ जाते हैं, फिर चौथे दिन ए अकेले करेगा, पांचवा दिन ए बी सी मिल के करेगा, ऐसे काम कर रहे हैं। तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखो, ए उस काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है ना, सी उस काम को 10 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले तीनों का आपको एलसीएम निकालना होगा। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15×8=20 से 12×20, और ये इससे भी कट जाएगा 12 बार में 120। ठीक है, 120 बार में। तो देखो टोटल काम हमारा निकल गया, 120 काम हमारे पास है। हमारे पास टोटल कितना काम है, 120 काम। तो ए 12 दिन में खत्म करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 120 को 12 से डिवाइड कर दो, मिल जाएगा 12। तो एक दिन में ए 12 काम करता है, और वैसे ही 8 को करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे 120 से, तो ये बी जो है 15 काम करेगा एक दिन में। सी एक दिन में कितना काम करेगा, थोड़ा सा 15 को साफ साफ लिख देते हैं कि बाद में नजर आए आपको। ठीक है, अब सी कितना दिन में करेगा भाई, एक दिन में 12 काम करेगा। ठीक है, एक दिन में ये 12 काम कर रहा है, तो यहाँ पे ए 10 दिन कर रहा है ना, मैंने डिवाइड करने में गलती लिखा था, ए 10 दिन कर रहा है, सी 12 दिन कर रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, 100 ए के लिए क्या किया मैंने बताता हूँ, 120/12, बी के लिए मैंने किया 120/8, सी के लिए किया 120/10, मतलब 120 काम को, देखो ए पूरा काम 12 दिन में कर सकता है, तो 120 काम को कितने एक दिन में कितना करेगा, तो ऐसे करके निकाल लो। तो ये वाला प्रोसेस मैंने फॉलो किया, उतना हम लिखेंगे नहीं, यहीं पे हम छोटा मोटा कैलकुलेशन कर सकते थे माइंड में। तो ए 10 काम एक दिन में कर रहा है, तो पहले दिन ए अकेले करेगा काम, तो कितना काम करेगा, 10 काम। अगले दिन ए बी सी मिल के काम करेंगे, तो ए 10 काम करता है, बी 15 काम करता है, और सी 12 काम करता है, तो ये मिलकर कितना काम करेगा, 37 काम करेगा। फिर अगले दिन ए अकेले करेगा तो 10 काम करेगा, फिर अगले दिन ए बी सी मिलके करेगा तो 37 काम करेगा, फिर अगले दिन ए काम करेगा तो 10 काम करेगा। तो देख लो कितने काम हमारे पास मिल गए। तो कुल मिला के मेरे पास कितने, 1 2 3 4 दिन तक, 3 4 5 दिन तक काम किया, तो हमारे पास कितने काम मिल गए, हमको 120 काम करने, जोड़ने पे यहाँ पे आ रहा है 7 7 14, 3 3 6 3 9 1 10, मतलब 104 काम मेरा हो गया। तो 5 डेज में 104 काम हो गया। अगले दिन अगर ए बी सी मिलके लगेंगे, ध्यान से सुनना, तो ये हमारा 37 काम होगा। तो 104 में 37 जोड़ेंगे तो 120 काम से ज्यादा हो रहा है। ध्यान से सुनो, ये 5 दिन काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो 104 काम हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमारे पास सिर्फ 16 काम बाकी है, 120 काम था ना हमारा, 16 काम। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एबीसी मिलके 16 काम करेंगे, तो 37 काम कर देंगे एक दिन में। तो ये कहानी खत्म करो, अब एबीसी की जरूरत नहीं है उधर। तो ये चीज समझ में आ गया कि आपका समथिंग समथिंग अब 5 दिन और समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 दिन हमारा हो गया है और एक दिन, मतलब जो भी है मतलब एक दिन से कम लगेगा। तो 5 पॉइंट समथिंग कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो आंख बंद करके मार दो, आंसर आ जाएगा। रीजन, 5 दिन में हमने 104 काम कर लिया है, तो हमारे पास बचा कितना है कि भाई 16 काम बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते थे, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मैंने क्वेश्चन में पहले ही पढ़ के बता दिया कि अनुमानित लिख रखा है, ठीक है। पूरा पूरा इसका आंसर ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, तो पॉइंट में समथिंग समथिंग कुछ आ जाएगा ऐसे करके। इससे अच्छा आप ऐसे ही मार दो, 5.4 इसका आंसर आ गया। और ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शंस भी ना एकदम बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट रह जाएंगे कि 2 ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत ही इनका जटिल सवाल होता है, तो सब ऑप्शन अगर 2-3 एक जैसे दे देना, 5.3 5.2 5.4, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और उस क्वेश्चन को अल्टीमेटली गलत साबित करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे ऑप्शंस भी बनाते हैं वो लोग
कि इजीली इसका आंसर कर दिया जाए, क्योंकि जो यहाँ तक पहुँच गया वो धुरंधर होगा अपने आप में इस सवाल को पढ़ के। फिर देखो ये कह रहा है एक शहर के भालुओं की संख्या हर वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 था, तो 2 साल पहले भालुओं की जनसंख्या क्या थी? तो मान लो 2 साल पहले एक्स भालू थे। अब 2 साल में क्या हुआ ना, पहले साल 3% बढ़ा, तो 100 + 3/100 कर दो, 3% बढ़ा दिया हमने। फिर अगले साल 3% बढ़ा दो, तो अभी वर्तमान में कितने हो गए? 21,218 भालू हो गए। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक था। अब क्या करेंगे भाई हम लोग? तो अब हम लोग ये करेंगे कि x बराबर कितना हो जाएगा? 21,288 इंटू 100 अब डिवाइड कर दो 103 इंटू 103। अब मेरे को एक बात बताओ, इतना बड़ा जब सवाल आ जाए तो उसको 103 से अब आपको डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे? तो ये चीज़ आप देख लो, 103 से जब डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड करके देखो 206 बार में कटेगा, और इससे कटाओगे तो ये इससे 2 बार में कट जाएगा। x बराबर क्या हो गया? 20,000। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मान लो ना हमको उतना कम टाइम के अंदर भाग करने नहीं आ रहा है, तो फिर हम कैसे करेंगे? ठीक है, अगर भाग करने नहीं आ रहा है तो फिर इतना कम टाइम के अंदर कैसे करेंगे? देखो 3% बढ़ रहा था ना 2 साल का, तो ऐसे इमेजिन करो 3 इंटू 3 9। ठीक है, 9 आ रहा था, और हमारा लास्ट का 2 डिजिट हमने कटाया तो 2 बार में कट गया 9 से, तो इसका मतलब लास्ट में 2 डिजिट कट गया 2 और बाकी के 4 जीरो, 20,000, कहानी खत्म। ठीक है, कम टाइम के अंदर बिना पेन उठाए भी इस तरीके से आंसर किया जा सकता था। बाकी ये सभी चीज़ें कैसे सीखोगे आप? ये सभी चीज़ों को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रैक्टिस जब करने लगोगे तो धीरे धीरे आप भी इस तरीके की तुक्काबाजी में लग जाओगे, और 99% चीज़ें सही हो जाती हैं ऐसे। लेकिन टाइम है तो प्रॉपर तरीके से बनाओ। लगता है कि अब लास्ट चल रहा है, टाइम नहीं है, तो फिर ऐसे शॉर्टकट्स का यूज़ करो, क्योंकि हर टाइम ये चीज़ें 90% केसेस में सही हो जाती है, बट 10% सिचुएशन ऐसा होता है कि क्वेश्चन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, घुमा फिरा के हो, तो गलती हो सकती है। अब देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आय जो है ना वो 95,000 रुपये है। ठीक है, उसका खर्च जो है 75,000 है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका बचत में कितना प्रतिशत का वो होगा, इंक्रीजमेंट होगा? मान लो उसका इनकम क्या है भाई, 9500 रुपये है, और उसका एक्सपेंस कितना है भाई, एक्सपेंडिचर मान लो उसका एक्सपेंड कितना कर रहा है, वो 75,000 रुपये है। ठीक है, तो एक बात बताओ मेरे को, 95,000 कमा रहा है, 75,000 खर्च कर रहा है, तो वो सेव कितना कर पा रहा होगा? तो 20,000 कर रहा है। अब ये चीज़ तो बताने लायक नहीं है आपको किस तरीके से किसने उसने 20,000 कैसे किया। क्यों बताने लायक नहीं है? इसके पीछे का लॉजिक ये है बताने लायक नहीं है, क्योंकि खुद से इमेजिन कर लो हम कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च करें, कितना मतलब खर्च में इनकम में से खर्च को घटा लो। ठीक है, अब क्या होता है ना, बाद में क्या होता है उसके आय में, इनकम में क्या होता है, 20% बढ़ रहा है, तो 95,000 में अगर हम 20% बढ़ा देंगे तो कितना होगा? एक बात बताओ मेरे को। तो ये हो जाएगा आपका 1,14,000 समथिंग। ठीक है, 2 जीरो कटेगा तो यहाँ से डबल जीरो आ जाएगा, इतना। और उसका अब एक्सपेंड में भी क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर्स में भी क्या हो रहा है भाई, कितना हो रहा है? व्यय में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो 75,000 में हम, अच्छा एक बात बता दो, मैं उसके इनकम में 18% करना था, मैंने 12% कर दिया, इतना नहीं होगा। 18% करना था ना, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 12% कर दिया, तो ये 1,71,000 समथिंग समथिंग आ जाएगा, डबल जीरो। ठीक है, सिंगल जीरो होना चाहिए लाख। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके 75,000 में क्या करेंगे भाई हम लोग, 12% की इंक्रीज में कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 112/100। ठीक है ना, चलो 1 मिनट। पता है मैं रफ थोड़ा सा कर लेता हूँ, अदरवाइज कैलकुलेशन इतना बड़ा बड़ा है कि इसको अगर मैं गलत मतलब अंदाज पे करूँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी कभार बड़ा बड़ा कैलकुलेशन में गलती हो जाता है, तो इसका आंसर गलती हो जाएगा। अगर मैं रफ तरीके से अगर यूज़ कर लूँ इसका, तो हम लोग करेंगे 18% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो कटा लो, और मैं थोड़ा सा रफ साइड में कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 5/40। ठीक है, 11,000 और 1,12,100 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा तो मेरे को रफ पेपर पे करना पड़ रहा है, रीज़न है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 84,000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है ना, और इतना बड़ा कैलकुलेशन माइंड में याद भी नहीं होगा। 75 को 112 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके सेविंग्स कितनी हो जाएंगी, अब बताओ। ये थोड़ा सा बहुत ही लेंदी सवाल है इस टाइप का। सेविंग्स कितना हो जाएगा उसका, 1 1 2 1 डबल जीरो में से अगर हम
84,000 को घटा लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 28,100 हो जाएगा। तो पहले हमारी सेविंग्स कितनी थी, 20,000 थी, अब हमारे पास सेविंग्स कितनी है, 28,100। ठीक है, अब एक चीज बताओ मेरे को, तो उसके बचत में कितना प्रतिशत का इंक्रीजमेंट हुआ, तो बढ़ा कितना, यहाँ से यहाँ तक, तो 8100 बढ़ गया ना उसका पहले से। तो ये जो 8100 है 20,000 का, ठीक है 20,000 था, कितना प्रतिशत है, और डबल जीरो करना था यहाँ पे हम निकाल लेंगे कितना प्रतिशत है भाई। तो डबल जीरो कट जाते हैं यहाँ से, फिर डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है, 2 × 8 40 पॉइंट 2 × 5 = 10, 40.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। पता है यहाँ पे टाइम क्यों लगा, क्योंकि देखो कॉपी पे बनाना और स्क्रीन पे बनाना दोनों बड़ा फर्क होता है। यहाँ पे रफ करने का जगह नहीं है, हम करें तो करें क्या, पेपर पे रफ करना पड़ता है। ठीक है, यही कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हो जाएगा। और ऐसा सवाल मैंने बोला ना कि 20 में से 15 सवाल इजी रहेंगे। ये एक सवाल और इसके पहले एक और सवाल था आपका, ये वाला सवाल 6 नंबर, ये दोनों सवाल टाइम टेकिंग था और दोनों लेंदी था। ठीक है, कोई शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते हम लोग वहाँ पे। आगे देखो 9 नंबर सवाल है, कह रहा है कि मोहन है ना 2,832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो क्रय बताओ। तो सीधे कॉस्ट प्राइस मेरे को नहीं पता, तो कॉस्ट प्राइस पे मेरे को 18% का प्रॉफिट करा दो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 2,832। अब 2,832 को हम लोग क्या करेंगे, 118 से डिवाइड मार लेंगे, तो ये 24 से कट जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 2400। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर सवाल है कि 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में 80,000 रुपए को हम लोग 1,17,128 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मतलब मिश्र धन का। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाता है, P इंटू R प्लस 1+R/100, और ये ऊपर टाइम हो जाएगा। तो मेरे को अमाउंट पता है, हो जा रहा है हमारा 1,17,128, और हमारा प्रिंसिपल कितना है 80,000। ठीक है, और ये आर की वैल्यू क्या है 1+10/100, और ऊपर टाइम का नहीं पता हमारा कुछ, तो ये लिख सकते हैं 1,7,128 डिवाइड दे देंगे 80,000 से, तो ये हमारा हो जाएगा 110/100 का पावर टी। तो ये 0 0 कट जाएगा यहाँ से, और हम 80,000 से अगर इसको डिवाइड दें करके मैं रफ पे देखता हूँ, तो हमारा ये कितना हो जाना चाहिए 1.4641 बराबर 11/10 का पावर टी। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, 10 का पावर, ये मतलब इसका पावर में टी है, और इसके डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। अब इसको मैं डेसिमल से हटाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 14,641 4 जीरो दे देंगे। अब मेरे को बताओ 10 को कितनी बार गुना करेंगे कि उस पर 4 जीरो आएगा, तो 10 को 4 बार गुना करो। 10 को 4 बार गुना करने का मतलब क्या हुआ, 10 का पावर 4 है। सिंपल सा एक लॉजिक है, यही ना, इसका मतलब यही हुआ ना कि देखो 10 को हम लोग 4 बार गुना करेंगे, पावर 4 कर देंगे, तो 11 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 4 ईयर्स। या फिर आप ऑप्शन से रख के देख सकते हो, क्योंकि 2 साल तो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, 2 साल क्यों नहीं रखोगे, 2.5 साल क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि 2 साल 2.5 साल में तो ये 10,000 कभी बनेगा नहीं। तो 3 भी रखोगे तो आप ये क्या हो जाएगा, खाली 1,000 बन जाएगा, 10 × 10 × 10। तो 3 साल भी नहीं रख सकते, तो 3 साल से ज़्यादा ही होगा। तो आप 3.5 या 4 रख के देख लो, ए एंड डी, तो कोई एक ही रख के देखोगे, तो जो इजी होता है पहले वही रखा करो। तो 4 हमारे लिए काफ़ी इजी था, तो पहले 4 रख के देख लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी रखने की जरूरत ही नहीं है, इमेजिनेशन करके भी निकाल सकते थे इसको। 11 नंबर सवाल देखो, क्या रहना कि मान लो 5 घंटियां हैं, 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं। अब वो 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड, 45 सेकंड के अंतराल पे गैप पे बज रही हैं। तो घंटियां फिर से किस समय पर एक साथ बजेगी, तो इनका एलसीएम निकाल लो। जो भी है ना, जितने गैप पे बजती हैं, 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड एंड 45 सेकंड के गैप पे बज रही हैं, तो इन सब का आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना सबसे पहले। तो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, 360 हो जाना चाहिए, बिकॉज 336 है इसके अंदर। देखो 180 भी हो सकता था, लेकिन 180 से हर चीज़ डिवाइड नहीं हो पाएगा। 45 से डिवाइड करोगे तो मे भी कट जाए, फिर कहीं ना कहीं ये पॉइंट में आ गया। तो 360 एक वैल्यू है जो कि सबको सबसे डिवाइड हो जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, तो इनका एलसीएम 360 हो गया। अब मेरे को बात बताओ, ये 360 सेकंड के बाद एक साथ बजाएंगे, तो 360 सेकंड को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 360/60 मतलब
6 मिनट के बाद दोबारा बजेंगी, तो मतलब पहली बार 9 बजे बजी हैं, तो उसमें 6 मिनट ऐड कर दोगे तो 9 बजकर 6 मिनट पे वो बजेंगी एक साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। ठीक है, चलो 12 नंबर सवाल कह रहा है आपसे कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करते हैं और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम पर खर्च करता है। यदि वह 28,500 रुपये भोजन और वृद्धाश्रम पर खर्च करता है तो ए का वेतन क्या है? देखो 45% कहाँ खर्च कर रहा है भाई वो? भोजन पर, ठीक है, भोजन पर मतलब बोले तो फूड पर। ओके, और इसके बाद वो 5% कहाँ खर्च कर रहा है? वो आश्रम में, ठीक है, ओल्ड एज होम मान लो, वृद्धाश्रम में खर्च कर रहा है। टोटल कितना परसेंट? 50% खर्च कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों का मिला के 28,500 होता है, तो मान लो टोटल हमारा एक्स रुपीज़ है वो, तो ए का वेतन का 50% की वैल्यू अगर है हमारे पास 28,500, वैसे तो ऐसे ही दुगना कर लेते तो बन जाता, बट फिर भी तो ये कितना हो जाएगा? एक्स बराबर कितना हो जाता है? 28,500 इंटू 2, 28 दूनी कितना होता है? 56, और 5×10 57 हो जाएगा, 57,000। मैंने कैसे बोला? ये हो जाएगा 5×2 10, 8×2 16, 1 17, 2×2 4 1 5। वैसे तो इतना नहीं करना था, खुद से इमेजिन कर लो। 50% की वैल्यू 28,500 है, तो इसका दोगुना इनकम है ना, 50% का दोगुना कितना होता है? 100%। तो 28,500 का दोगुना कर लो, 57,000 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वेलन बनाया जाता है, तो वेलन का व्यास बताओ। तो सबसे पहले तो ये देखो, शंकु की त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर, और इसका हाइट कितना है? 15 सेंटीमीटर। इसको जब पिघला देते हैं तो शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन, तो जो बेलन होगा ये सिलेंडर होगा, ये कोण की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसकी हाइट जो है 45 सेंटीमीटर है। तो बेलन का व्यास पूछ रहा है, तो यहाँ पे बेलन का व्यास पूछ रहा है, बहुत खूब है। एक चीज ध्यान रखो, जब भी किसी चीज को पिघलाया जाता है ना और पिघलाकर किसी और चीज में बनाया जाता है, तो उन दोनों की ना वॉल्यूम से तुलना किया करो, मतलब उनकी क्या कहते हैं, आयतन से तुलना करो। तो इसका आयतन जो होगा वो बराबर होगा इसके आयतन के, क्योंकि इसी को पिघलाकर वहां ले गया है, तो इसके आयतन का मतलब शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई पाई तो दोनों साइड सेम है, तो कट जाएगा, और इसकी आर की वैल्यू क्या है? 9 है ना, तो 9×9, और एच की वैल्यू 15 है, और इसकी आर की वैल्यू मेरे को पता नहीं, और हाइट इसका 45 है। तो ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा 9 बार में, और ये 45 से 15 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 3 कट गया यहाँ से। तो आर स्क्वायर बराबर 9 हो गया, तो आर बराबर √9 बराबर 3 हो गया। तो बेलन का त्रिज्या तो कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर, लेकिन उसका व्यास कितना होता है? 2×r होता है, तो 2×3 बराबर 6 सेंटीमीटर। कभी कभार ना इतना चीज़ों लिखने की जरूरत नहीं है, इन सभी चीज़ों को माइंड में हम लोग कर सकते हैं एग्जाम में इजीली। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, 3.5 लाख रुपए में एक कार खरीदी और उसे 4,35,000 में बेच दिया, तो लाभ बताओ। सिंपल से सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस में से क्या कर लो? फर्स्ट प्राइस घटा लो। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 4,35,000 में से हम लोग क्या कर लेंगे? 3,50,000 घटा लो। यही ना, जीरो का थोड़ा सा इशू होता है, कितना कितना जीरो है। ये हो जाएगा 305, एंड यहाँ पे कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है भाई कुल मिला के? 8×5 = 13, ठीक है, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो गया, 85,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 85,000 का उसको जो प्रॉफिट हुआ, तो पी प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। तो प्रॉफिट कितना है? 85,000 का, और कॉस्ट प्राइस कितना है उसका? 35 पे 4 जीरो इंटू 100, तो 1 2 कट गया, फिर डबल जीरो यहाँ से घटा लो। अब यहाँ से ना आप 850 से डिवाइड मार लो, तो ये कितना हो जाएगा? 850 बटा में 35, 850 बटा 35 करके देख लो आपका आंसर कितना आता है। 24.3 आ जाना चाहिए, ठीक है, 24.28 समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। चलो 15 नंबर सवाल कह रहा है ना कि 5x - 2y बटा में रेशियो है ना, तो x - 2y की वैल्यू अगर है 9/17, तो 9x बटा 13y की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी? बस सिंपल से एक लॉजिक यूज करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 17×5 = 85x, 17×2 = 34y, और ये 9x - 9×2 = 18y। तो अब इसको अगर हम देखो क्या करेंगे,
इसको x को उधर ले जाके घटा लो अब 85 में से, ठीक है, तो हो जाएगा ये 76x। अब क्या करोगे, आपको उधर ले जाके ना, जैसे मैं बताता हूँ, इसको 84 है ना, क्या कहते हैं 34 है ना, इसको इधर ले जाओगे आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा 34 में से घटेगा आपका, तो कहाँ गया भाई, 34 में से क्या घटा था 18, ठीक है, तो 18 18 36, और 18 में से 2 गया 16, ठीक है, क्योंकि 18 का दुगना होता है तो 16y हो जाएगा आपका। अब देखो x रेशियो y बराबर कितना हो जाएगा, 16/76। अब देखो क्या किसी टेबल से ये कट पाएंगे, ये कटेंगे कि नहीं कटेंगे, वो चीज़ देख लो। 4 के टेबल से कटेगा, 19 चक्के कितना होता है 76 ना, तो ये हो जाएगा 4 चक्के 16, 19 चक्के 76। अब क्या करना है, एक्स और, देखो मैंने एक चीज़ पता है क्या गलती लिखा है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया, जबकि यहाँ पे एक्स बटा वाई लिखना था मेरे को, एक्स बटा वाई हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी एक्स बटा वाई की वैल्यू मिल गई 4/19। अब ये कह रहा है 9x बटा 13y की वैल्यू बताओ, तो 9 × x की वैल्यू 4 रख लो, और ये क्या हो जाएगा 13 × 9 19 रख लो, तो 9 चके 36, तो 36 ऊपर में किसके, ऑप्शन नंबर सी में, तो नीचे वाला 247 हो जाएगा। हम क्यों बैठ के मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर मिल गया। तो 16 नंबर सवाल देखो, कह रहा है एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति चलती है तो उस दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। देखो सवाल सीधे सीधे कह रहा है कि 5 घंटे में टाइम कितना है 5 आवर्स, और डिस्टेंस कितना है 240, स्पीड कितना हो जाएगा डिस्टेंस बटा टाइम, मतलब 240/5, तो 48 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 5 चके 20, 5 अठे 40, तो ये 48 किलोमीटर पर आर उसका स्पीड हो गया। यदि कहना वह अपने सामान्य गति से आधी गति से चलती है, मतलब उसका स्पीड अगर हम आधा कर दें, मतलब इसका आधा कर दोगे तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगी अगर वो, तो दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो मतलब जब हम स्पीड आधा करेंगे, ठीक है, तो मतलब टाइम दुगना लग जाएगा। मतलब आप पहले जिस स्पीड से, मान लो आप छोड़ो ये सभी चीज़ें, मान लो आप फील्ड पे रनिंग कर रहे हो, अगर आप ज़्यादा तेज दौड़ोगे तो कम टाइम में दौड़ जाओगे ना, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे दौड़ोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वैसी चीज़ है कि जब भी स्पीड दुगना करोगे तो टाइम आधा हो जाएगा, और स्पीड आधा करोगे तो टाइम दुगना हो जाएगा। तो हमने स्पीड आधा किया तो टाइम अब हमारे पास 10 आवर लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे। तो 10 घंटे आंसर नहीं करना, कह रहा है उस दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो पहले 5 घंटे लगते थे, अब 10 घंटे लग रहे हैं, तो 10 में से 5 घटा लो, अब 5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। एग्जाम में मैक्सिमम लोग 10 घंटे आंसर करके आ जाएंगे, तो फिर गलत हो जाएगा, बिकॉज ये नहीं पूछा कि अब कितना टाइम लगेगा, कह रहा पहले से अब कितना ज़्यादा लगेगा। तो अब 10 घंटे लग रहे हैं, लेकिन पहले 5 लग जाता, तो 5 घंटा ज़्यादा लग रहा है ना। तो ऐसे सवाल को पूछने का तरीका समझा करो। फिर कह रहा है एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदा, ठीक है। तो एक पेन और एक पेंसिल का पेंसिल के मूल्य में अंतर ज्ञात करो। देखो 180 रुपए में 40 पेन खरीदा, ठीक है, पेंसिल की वैल्यू है ये, और पेन का क्या है भाई 180 रुपए में 2 दर्जन पेन, मतलब 2 दर्जन में कितने पेन होते हैं 24 पेन होते हैं। तो बस सिंपल सा एक लॉजिक है, आपको क्या करना है 180 को 40 से डिवाइड करना, तो हमारा हो जाएगा 4.5, और इसको करोगे तो हो जाएगा आपका 7.5, ठीक है। करके एक बार देख लो, तो अब कितना हो जाएगा, घटाओगे तो 7.4 में 4.5 करोगे तो 3 मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 नंबर सवाल कह रहे हैं 40 और 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, तो आपको मिलेगा इसके बीच 41 मिल जाएगा, 43 मिल जाएगा, 47 मिल जाएगा, यही 3 मिलेगा, ठीक है। बस यही तीनों जो है ना प्राइम नंबर है। आगे 19 नंबर कह रहा हूँ, देख लो, कह रहा आपसे एक डीलर 72,000 रुपये में अंकित मूल्य की वस्तु पर 20% का छूट देता है। मान लो 72,000 रुपये है मार्क प्राइस, और उस पर 20% का डिस्काउंट दे देते हैं, मतलब 80% में बेचेगा, और अगर उसे 10% हानि होती है, तो वस्तु को अगर 440 रुपये का लाभ प्राप्त करना है तो उसे अंकित मूल्य पर कितने % छूट देनी पड़ेगी। सिंपल सा एक लॉजिक है। सबसे पहले देखो मार्क प्राइस कितना था उसका 72,000, उसने सेल कितने में किया भाई 72,000 पे, 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो उसको 10% का लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे उसको 10% की हानि हुई, तो मतलब 90% पे बेच दिया कॉस्ट प्राइस के। जो चीज़ें पूछ रहा है बस उसको सिंपली आंसर करते जाओ, 100 कट जाएगा, 0 कट जाएगा। अब ये 9 के टेबल से 72 8 बार में कटेगा, मतलब 8 पे 000, तो क्रॉस प्राइस हो गया 8 64, 64 पे 000, मतलब साइड से मल्टीप्लाई कर लो, तो 64,000 में उसने खरीदा था, ठीक है।
और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि 64,000 में खरीद के और बेचे तो उसको लॉस हो। ठीक है, क्योंकि उसने 64,000 में खरीद के 72,000 पे बेचे तो उसको लॉस नहीं होगा, लेकिन उसने 72,000 में बेचा नहीं है भाई, 72,000 पे तो 20% का डिस्काउंट दे दिया गधे ने। ठीक है ना, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 6400 रुपये। लेकिन कह रहा है कि उस वस्तु को 440 रुपये का लाभ प्राप्त करना है, तो उसे अंकित मूल्य बताओ। तो सेल लाभ प्राप्त करने के लिए सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस की थी 64,000 रुपये और 440 उसमें ऐड कर दो तो 64,440 रुपये में उसको बेचना होगा। तो कह रहे ना कि 72,000 पे मान लो x% का डिस्काउंट देंगे हम, तो उसकी वैल्यू हमारी होनी चाहिए 64,44,0, ये हमारा होना चाहिए। तो डबल जीरो कट जाएगा आपका, एक और जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब सवाल ये आता ना कि हम इसको अगर डिवाइड करेंगे 72 से, तो ये कितने बार में कटेगा, 89.5 बार में। तो 100 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 89.5, तो 100 माइनस 89.5 बराबर एक्स, तो कितना हो जाएगा, 10.5%। ठीक है, 10.5% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब उसको छूट देना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलो लास्ट सवाल है, एक दे रहा था आपका डीआई का, डीआई तो नहीं कह सकते इसको, स्टैट क्या कहते, ग्राफ से क्वेश्चन पूछ रहा था। कह रहा ना ग्राफ में कि एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए, मतलब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बताओ, उसकी पूरी एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बताओ। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई इंसान अलग अलग दूरी को अलग अलग स्पीड से चले, तो होता है डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 प्लस डिस्टेंस 3 डिस्टेंस 4 डिस्टेंस 5। यहाँ पे 4 डिस्टेंस है, 5 नहीं है, 4 डिस्टेंस है। अब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, d1 बटा स्पीड 1, d2 बटा में स्पीड 2, d3 बटा में स्पीड 3, d4 बटा में स्पीड 4, ये फॉर्मूला होता है। तो पहला है 20 15 10 24, फिर 20 को हम लोग 5 से डिवाइड मार दो, 15 को 3 से डिवाइड मार दो, 10 को 2 से कर दो, 24 को 4 से कर दो। इन सबको जोड़ोगे तो 5 4 9, 2 2 4 5 6 69, और ये कितना हो जाएगा, 5 6 25, ये 3 5 6 15, 2 5 6 10, 4 6 24, 5 3 15 6 21। ठीक है, तो अब सवाल आता है क्या ये कट पाएगा, कट पाएगा यहाँ से, मेरे को तो नहीं लगता। 5 5 10 15 और 6 5 11 21। चलो 21 से डिवाइड देके दे रहे हैं, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। 21 दिया 63, 3 पॉइंट समथिंग कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। चलो हटाओ, ये एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए 28 समथिंग करके, ऑप्शन नंबर बी सही है। लगभग लगभग में इन सब का आंसर दे रहा है। ठीक है, तो ये आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.28 आएगा, जो कि लगभग में है 3.45 के। तो ये कहानी हो गई। ठीक है, अगर आपको बेसिक से पढ़ने हैं तो आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके इस पे बैचेस हैं आपको स्पेशली SSGD की ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो।